गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। खुद थियरी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी पूछा जाता है 2 और 3 मार्क्स के अंदर, और फार्मूला डिराइव करना होता है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो उसको सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे जाएंगे सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस? तो वहाँ पे क्या था कि भाई जो भी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस और गैस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, या तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जितना भी वहाँ पे पास करते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। ये बहुत ही याद रखना है कि मास डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज और करंट बाय टाइम पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। लास्ट फार्मूला में मिला था m इज इक्वल टू ZIT, where Z इज इक्वल टू E by F का मतलब हुआ इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे 96500 कूलम्ब। देन I इज करंट, T फॉर टाइम। यूनिट्स हम लोग सभी SI यूनिट्स लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम सेकंड में लेंगे फैराडे, और करंट जो है वो हम लोग एम्पियर में लेते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट था, और फिर हम लोगों ने उसके सम्स भी किए थे। कल यस्टरडे मैंने आप लोगों को कुछ सम्स भी आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए दिए थे, तो वो आप लोगों को प्रिपेयर किए होंगे। अच्छे सम थे, ऐसे सम कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल स्टडी मस्ट हो जाती है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन थियरी तो बहुत ही छोटी होती है, सिर्फ एक ही छोटा सा कंसेप्ट होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q, फिर हम लोगों ने ZIT लिया। तो ऐसे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो I, Q और T एंड Z एंड M के रिलेटेड जो क्वांटिटी होती हैं, जहाँ से वो रिलेट हो सकते हैं वहाँ से ये रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इन बोर्ड ऑल्सो। तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसे कंसेप्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को ऑलवेज याद रखनी है कि केमिस्ट्री को पढ़ना है तो यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। पहले क्या कहता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पहले उसको समझेंगे, फिर उसके जाएंगे फॉर्मूला के ऊपर, और फिर आज मैं फिर से आप लोगों को ऐसे खूंखार खतरनाक इम्पॉर्टेंट सम्स आप लोगों को मैं आप लोगों को वहाँ पे करवाऊँगा, जिसकी वजह से एकदम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। डन? तो आप लोगों को मेरे साथ ही रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेकंड लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इट इज सेड दैट इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो अब यहाँ पे हर एक वर्ड जो हम लोगों को है वो समझना पड़ता है, क्या कहना चाह रहा है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q जो होगा वो सेम हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Q इज सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। अब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का आप लोगों को मीनिंग समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट? मतलब वहाँ पे जो भी सेल रखे गए होंगे, याद रखना, जो भी सेल रखे गए होंगे वो मिनिमम 2 होंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को फिगर से साथ में समझाऊंगा। सपोज करो कि यहाँ पे मैंने एक सेल ले लिया, फिर यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत फिगर में आगे पीछे हो जाए तो चला लेना। डन? ये थोड़ा लाइन्स आगे पीछे हो जाए, आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर, चलेगा, केमिस्ट्री है, हो जाएगा। चलो, तो यहाँ से एक और मैंने सेल लिया। सपोज करो कि इसके अंदर मैंने ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, बाजू में एक और डब्बा बनाया। चलो, यहाँ से भी मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने एक सेकंड
इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे फिर से यहाँ पे अरेंज कर दिया। सपोज करो कि यहाँ पे मैंने CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। मैं हर एक मीनिंग आप लोगों को समझा रहा हूँ इस लॉ का, फिर हम लोग जाएंगे फॉर्मूला के ऊपर, टेंशन नहीं लेने का। चलो यहाँ पे मैंने ZnSO4 ले लिया, CuSO4 ले लिया। अब इसको क्या करना है हमें, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करंट यहाँ से पास करना। तो सपोज करो कि यहाँ से मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये होगा पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। अब इन दोनों को क्या कर रहा हूँ मैं, अभी इन दोनों को भी सीरीज कनेक्शन वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से ये हो जाएगा पॉजिटिव। समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना है। चलो तो ये हो गया आप लोगों का एक फिगर। मैंने आप लोगों को सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस का यहाँ पे मैंने बताया सिंपली। आगे बढ़ते हैं अब। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि दो सेल, क्योंकि हमें क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू different electrolytes here. First I take ZnSO4 solution as an electrolyte, as a first electrolyte, and CuSO4 taken as a second electrolyte. अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास करना है। देन अब जैसे फर्स्ट लॉ में पढ़ा था भाई अमाउंट कितना मिलेगा, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड का मतलब जब गैस लिबरेट हो रहा होगा H2 और Cl2 जब लिबरेट हो रहे होंगे तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं लिबरेट। सब्सटेंस मेटल मिल रहा है तो सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट मास that produced at any electrodes is directly proportional to its equivalent weight। अब इसको समझते हैं, कैसे समझना है। तो सपोज करो कि यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अरे यार थर्मोडायनेमिक्स बहुत आ जा रहा है, बहुत याद आ रही है थर्मोडायनेमिक्स की। लेकिन चलो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि M इज इक्वल टू ZIT। सपोज मान लो एक ही सेल है, यहाँ पे एक ही सेल है, तो बोल आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई Zn का अमाउंट इसके ऊपर कितना बना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, M इज इक्वल टू ZIT लेंगे। अब IT मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीधे चार्ज की बात की गई है, तो मैं सीधे Q लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीधा हम लोगों को चार्ज ही बताया गया, चार्ज वर्ड यूज़ किया गया चार्ज। तो Z इज, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा M ऑफ Zn, Z एज इट इज़ रहता है और Z ऑफ क्या हो जाएगा Zn यहाँ पे, या तो फिर ऐसा लिखो Z का मीनिंग क्या हुआ, E/F हुआ, तो E किसका होगा, तो Zn का मल्टीप्लाइड बाय Q। तो इतना आप लोगों को मास मिल रहा होगा Zn का। तो दूसरी बार यहाँ पे आप लोगों को ये भी पूछ सकते हैं, भाई बता CuSO4 कितना बन रहा होगा, तो बताओ M ऑफ Cu इज इक्वल टू, अब मैं सीधा ये सेकंड फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलो तो E ऑफ Cu हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फैराडे इनटू क्या क्यों ऐसा। तो हमें क्या करना है कि भाई आप लोगों को बोला गया भाई सेम अमाउंट ऑफ ए चार्ज इज पास, तो Q तो दोनों में सेम रहेगा। अगर Q सेम है तो I भी सेम एंड T भी सेम, दोनों सेम मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ से जितना चार्ज पास हो रहा होगा उतना ही यहाँ से आ रहा होगा, उतने ही टाइम में पास हो रहा होगा, तो क्यों क्या हो गया, सेम हो गया। बस यही तो हो गया सेकंड लॉ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैं क्या करूँगा, MZn डिवाइडेड बाय MCu करूँगा, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, M ऑफ Zn। अब मैं यहाँ पे ये सेंटेंस आप लोगों को समझा रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट MZn डिवाइडेड बाय MCu इज इक्वल टू व्हाट। अब ये Q सेम Q, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो E ऑफ Zn डिवाइडेड बाय E ऑफ Cu। ये हमें फॉर्मूला मिला, इसका जनरल फॉर्म में लिखो। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इक्विवेलेंट वेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट, मतलब जितना इक्विवेलेंट वेट मिलेगा उतना ही मास डिपॉजिट होता होगा। क्यों? चार्ज तो सेम है, जितना Zn डिपॉजिट होता होगा उतना ही Cu डिपॉजिट होता होगा। डिपेंड्स ऑन इक्विवेलेंट वेट ना, डिपेंड्स ऑन द इक्विवेलेंट वेट। तो ये याद रखना है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। m1 क्या होगा? तो फर्स्ट यहाँ पे जो भी मेटल होगा उसका मास, m2 सेकंड का मास, E1 फर्स्ट का इक्विवेलेंट वेट और E2 का मतलब सेकंड का इक्विवेलेंट वेट। बहुत ही इजी, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बस इतना याद। तो क्वेश्चन अब हम करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को लिखते रहना है और मैं मिटाता रहूँगा यहाँ पे। चलो मिटा देते हैं, सम करेंगे 2-3 सम, तो क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत मज़ा आ जाए। सम करने के बाद फिर आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ये ज़बरदस्त सम्स हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सम्स हैं। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट सम ले लेते हैं, मेरे साथ ही लिखते रहना है आप लोगों को। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, तो सम इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कुछ हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, ओके। तो जो शॉर्ट होंगे वो मैं लिखवाऊंगा, बाकी शॉर्ट टेक्निक से आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा दे रहूँगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज passed through an aqueous solution of HCl and CuSO4। देखो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, मान लेना है कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो ही हम लोग क्या करते हैं वहाँ से सेम इलेक्ट्रिक करंट पास कर पाएंगे। If 12 gram of H2 is liberated, अब यहाँ से हमें 12 ग्राम ऑफ H2 मिल रहा है, फाइंड द मास, मास आप लोगों ने देखा होगा, फाइंड द मास ऑफ Cu डिपोजिटेड at an electrode will be। चलो तो करते हैं स्टार्ट। क्या होगा सोचो, सोचने के बाद आंसर खुद से ट्राई करो। तो चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे आप लोग ये सेंटेंस लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगे तो लिखना। देन मुझे अच्छा लगता है तो मैं लिखता हूँ। चलो फॉर्मूला m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा E2। m1 फर्स्ट में दिया गया है हाइड्रोजन, मतलब उसका आ जाएगा मास, देयरफॉर 12। m2 जो होगा वो हमें फाइंड करना है E1 हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है तो ये कैसे पता चलेगा? तो फैक्टर से या फिर रिएक्शन से पता चलेगा। तो H प्लस कन्वर्ट होके कहाँ पे जाएगा? H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जाता है H2 के अंदर, H के अंदर। तो E1 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? E1 दैट इज 1, क्योंकि हाइड्रोजन है, H प्लस के फॉर्म में होता है, +1 चार्ज N के ऊपर डिपेंड रहता है। E2 क्या होता है? कॉपर, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट Cu2 प्लस के फॉर्म में होता है, मतलब
कॉपर का अगर मॉलिक्यूलर मास देखें तो वो होता है 63.5 समथिंग, उसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा आंसर 31.7 नियरली। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 31.7, अगर ये इसमें कोई आगे पीछे हो तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। देयरफॉर M2 इज इक्वल टू वॉट 31.7 इंटू 12, आप लोगों को फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज 380.4 ग्राम। हाइड्रोजन मिलेगा 12 ग्राम और ये मिल गया हमें 380.4 ग्राम। बहुत ही इजी सम, कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट, लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट सम में अभी आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में डेटा लिखवाता रहूँगा। हमें यहाँ पे अभी नेक्स्ट सम जो है उसके अंदर 3 ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिए गए हैं। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 3 सेल्स कनेक्टेड इन ए सीरीज। कौन से वो 3 सेल हैं, CuSO4 है, सेकंड जो सेल आप लोग को दिया गया है AgNO3 और तीसरा है Ki। तो यहाँ से सिल्वर मिलेगा, यहाँ से कॉपर मिलता है और यहाँ से मिलेगा I2। Ki में से क्या बनता है, I2। पूछा गया है आप लोगों को कि what weight of Ag and I2 will be liberated while 1.25 gram copper being deposited। ये आप लोगों को पूछा गया, मतलब सिंपल क्या करना है, मास ऑफ Ag एंड I2 हमें फाइंड करना है। अब हम लोग देखो, आप लोगों ने सेकंड लॉ क्या कहता है कि भाई तीनों सेल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब क्या हो जाएगा, Q इज सेम, IT इज सेम। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई तीनों सेल्स में से अगर आप लोग करंट पास कर रहे हो, चार्ज पास कर रहे हो, तो मास इज इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो CuSO4 इक्विवेलेंट टू AgNO3 एंड इक्विवेलेंट टू Ki। याद रखना यहाँ से I2 मिल रहा है, I2 मिल रहा है। कन्फ्यूज़न कहाँ पे होगी वो मैं सम करते समय आप लोगों को बताऊंगा कि कन्फ्यूज़न कहाँ पे होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपर का वैल्यू दिया गया है हमें 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम ही है, ओके 1.25 ग्राम। तो चलो तो हम लोग लेते हैं फर्स्ट केस, हम लोग ऐसे करते हैं, Ag का फाइंड करना है तो इन दोनों की कंपेयर करेंगे, और I2 का फाइंड करेंगे तब इन दोनों की कंपेयर करेंगे। तो चलो तो CuSO4 लेंगे एंड इक्विवेलेंट टू AgNO3, तो M1 डिवाइडेड बाय M2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय E2 हो जाएगा। चलो M1 क्या है हमारे पास, तो 1.25 ग्राम। Ag मास ऑफ Ag यहाँ पे फाइंड करना है। E1 क्या हो जाएगा, कॉपर, तो याद रख लो अब ये वैल्यू 31.7। अब E2 सिल्वर के ऊपर चार्ज होता है +1, मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, मतलब सिल्वर जो होता है वो 108 में होता है मॉलिक्यूलर मास। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, M ऑफ Ag इज इक्वल टू 108 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 31.7। करो कैलकुलेशन और फाइनल आंसर आप लोगों को मिलना चाहिए 4.27 ग्राम। 4.27 ग्राम आप लोगों को आंसर मिलेगा। अब ऐसे ही आप लोग ट्राई करो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब AgNO3 अब एंड इक्विवेलेंट टू I2। तो फिर से मैं यहाँ पे फॉर्मूला M1 डिवाइडेड बाय M2 E1 डिवाइडेड बाय E2। अब M1 क्या हो जाएगा, ये रहा हमारा आंसर मिल गया E1, तो 4.27। M2 हमें फाइंड करना है। E1 क्या होगा, सिल्वर है तो 108, और E2 क्या होता है 127,
I माइनस प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 127 होता है उसका। देयरफॉर M2 इज इक्वल टू 127 इंटू 4.27 डिवाइडेड बाय 108। तो फाइनल आंसर आप लोगों को मिलेगा 4.93 ग्राम। कैलकुलेटर साथ में रखना और करना पड़ेगा आप लोगों को। डन। चलो अब ये सम फटाफट से नोट करो और फिर हम लोग जाते हैं एक और इससे भी एक खतरनाक सम को। अब हम लोग मैं एक ऐसा आप लोगों को सम करवाने जा रहा हूँ जिसके अंदर फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों को यूज़ करके सम हमें करना है। चलो तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़ते जाओ 12th साइंस बढ़ते जाओ। चलो तो आप लोगों को अब हमें दिया गया है 2 सेल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हो रहा है हमारा 3। 2 सेल्स हैं। एक जो सेल है वो हमारा गोल्ड सॉल्ट दिया गया है, गोल्ड से बना हुआ एक सॉल्ट। और सेकंड जो आप लोगों को दिया गया है CuSO4 का सेल। फिर आप लोगों को वैल्यूज़ दी गई हैं, कुछ वैल्यू जो दी गई है गोल्ड सॉल्ट यहाँ से जो प्रिपेयर हो रहा है गोल्ड सॉल्ट। फिर मैं आप लोगों को क्या करूँगा, इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो पूरा मैं पढ़ जाऊँगा तो आप लोगों को एकदम आइडिया आ जाएगा कि क्या दिया गया है। गोल्ड सॉल्ट जो प्रिपेयर हो रहा है मतलब डिपॉजिट हो रहा है उसका मास दिया गया है 9.85 ग्राम। गोल्ड सॉल्ट इसमें दिया गया है गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर भी दिया गया है आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर इज +3। और गोल्ड का मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है आप लोगों को। गोल्ड मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 197। ये इसलिए दिया गया क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सको। फिर हमें क्या पूछा गया है, तो कॉपर का मास कितना डिपॉजिट होगा, और सेकंड पूछा गया है करंट कितना पास होगा। करंट कितना पास होगा वो हमें फाइंड करना है यहाँ से, और कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा होगा वो हमें यहाँ से फाइंड करना है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो दी गई है वो है टाइम दिया गया है 5 आवर्स। मतलब इतना करंट जो होगा यहाँ से वो 5 आवर्स के लिए पास किया जा रहा है, तो ही हमें क्या मिलेगा, आई की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो दोनों लॉ यूज़ कर रहे हैं। करंट कैलकुलेट करना हो तो M = ZIT यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए M चाहिए, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। ये जो दोनों डेटाज हैं वो कॉपर के लिए फाइंड कर रहे हैं। डन। करंट तो दोनों में सेम ही होगा, तो कॉपर पहले कितना डिपॉजिट हो रहा है वो हम लोग फाइंड कर लें। चलो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप M1 गोल्ड का सॉल्ट का मास, M2 E1 E2। M1 हमें दिया गया है 9.85, M2 हमें कैलकुलेट करना है। अब E1 क्या हो जाएगा, तो 197 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आप लोगों को आंसर कुछ ऐसा मिल रहा है 65.67। E2 कितना हो जाएगा, कॉपर है तो 31.7 जितना। देयरफॉर M2 तो 31.7 इंटू 9.85 एंड डिवाइडेड बाय 65.67 करोगे तो आप लोगों को आंसर जो मिलेगा वो 4.75 ग्राम जितना मिलता है। ये हो गया हमारा कॉपर का मास, कितना डिपॉजिट हो रहा है। अब सेकंड पार्ट, तो M = ZIT। देयरफॉर M = E/F into I into T। देयरफॉर I = M into F डिवाइडेड बाय E into T। देयरफॉर I = मास कितना मिला, 4.75 इंटू 96500 कूलम होता है ये। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 31.7 इंटू टाइम 5 आवर्स है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोगों को आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलता है, 0.80 एम्पियर। बहुत ही इम्पोर्टेंट सम हो गया ये, आप लोगों को है बहुत इजी, लेकिन आप लोगों का ब्रेन दौड़ना चाहिए थोड़ा बहुत।
चलें आगे। सबसे इम्पोर्टेंट आज के लेक्चर का एक और सम, एक और लेवल ऊपर जाते हैं हम लोग। अब मैं इसका क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बोला, लेकिन आप लोगों को शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो बहुत इजी लगा होगा। बाकी क्वेश्चन मैं पढ़ता तो 5-6 लाइन का क्वेश्चन, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। चलो अब मैं ये जो क्वेश्चन 4 है वो मैं आप लोगों को पूरा लिखवाता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाएगा कुछ। हाउ लॉन्ग हैज़ अ करंट of 3 ampere to be passed through, how long का मतलब टाइम हमें कैलकुलेट करना है, through a solution of AgNO3 solution टू कोट, मतलब कोटिंग करने के लिए, टू कोट अ मेटल सरफेस, मतलब दूसरे कोई एक मेटल है दैट इज अननोन फॉर अस, मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर क्यूब एरिया विथ 0.005 mm थिकनेस। देखो क्वेश्चन अभी आप लोगों को पता चल गया होगा, थिकनेस नहीं है, थिक लेयर। डेंसिटी इज इक्वल टू 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन देखिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। क्या है स्पेशल? 80 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया गया है? एरिया इनटू थिकनेस क्या देता है? वॉल्यूम देता है ये। और क्या दिया गया? डेंसिटी। तो पहले क्या करना पड़ेगा? मास, क्योंकि टाइम फाइंड करना है। m इज इक्वल टू ZIT, तो T फाइंड करना है लेकिन मास नहीं है, तो मास कहाँ से फाइंड करेंगे? डेंसिटी के ऊपर से। तो D इज इक्वल टू m/v, देयरफॉर m इज इक्वल टू d/v। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? D इंटू एरिया इंटू थिकनेस। तो डेंसिटी 10.5, एरिया हमें दिया गया है 80, और थिकनेस का यूनिट देखो मिलीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो याद रखो 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 00 है तो अब 000 हो जाएगा, 0005 सेंटीमीटर। आप लोगों को मास यहाँ से मिलता है 0.42 ग्राम। बस ये स्टेप ही इम्पोर्टेंट था। चलो तो अब क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू E/F इंटू आई इंटू टी। मास क्या है? 0.42। E क्या हो गया हमारा? कौन है? Ag तो 108। I कितना दिया हुआ है हमें? I 3 एम्पियर है। T हमें फाइंड करना है और F हो जाएगा 96500। देयरफॉर T इज इक्वल टू 96500 इंटू 0.42 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 3, और यहाँ से आप लोगों को आंसर जो मिलता है वो क्या मिलेगा? 125.09 सेकेंड्स। देन बहुत ही अच्छे सम मैंने आप लोगों को करवाए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि ऐसे सम आप लोगों को शायद कोई नहीं करवाता है। कोई भी लेक्चर देख लो, आप लोगों का जो भी लेवल हो दैट आई डोंट नो, बट आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहनी है। जो भी आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट कंटेंट हो, मटेरियल हो, JEE नीट का मटेरियल कोई भी हो, दर्पण हो, कोई भी हो, लेकिन ऐसे सम जब आप लोग प्रिपेयर करोगे, टेक्स्ट बुक में भी शायद होंगे ऐसे सम, मैंने देखा नहीं आज टेक्स्ट बुक के अंदर कि ऐसे सम दिए गए हैं कि नहीं, लेकिन आप लोगों को प्रिपेयर करने पड़ेंगे सम्स, क्योंकि ये फैराडेज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इसको आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते आए हो, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। और फैराडेज लॉ क्या है? एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री को बहुत पसंद है और केमिस्ट्री के टीचर्स को भी बहुत पसंद है। इसलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।
तो आप लोग प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही अच्छे प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही अच्छे सम्स कीजिए, टेक्स्ट बुक में देखिए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड वेरी मच।